चलिए, जो अगली टॉपिक है वो है गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति यानी ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके सवाल को कंप्लीट करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है, गलत कौन सा है। पहला देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बिल्कुल सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये भी सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ऊपर की ओर जा रही हो तो उसका काम नहीं होगा, तो डी आंसर आपका गलत दिया गया है। एक बार आप समझ लीजिए, जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या फिर उतरती है तो पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं लिफ्ट वाले, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती है और या फिर उतरती है तो पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कब, जब वो एक समान गति से चढ़े या उतरे। दूसरा देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, और अगर त्वरित गति से नीचे आती है तो पिंड का भार घट जाता है। तीसरा देखिए, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए या फिर लिफ्ट का तार टूट जाए तो लिफ्ट जो है मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, मतलब पिंड का भार जो है शून्य महसूस होने लगता है। लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। ये बात आप जानते हैं, द्रव्यमान हमेशा नियत होता है। अगला आपके सामने कि मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। मुक्त रूप से गिरना ये किस में संभव? वातावरण में नहीं, इसमें आपको वायु रोकेगी। वायु में ये भी नहीं, समुद्र में भी नहीं। डी आंसर राइट होगा, निर्वात में। देखिए, मुक्त रूप से गिरना जो है केवल और केवल निर्वात में संभव है, तो डी आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात में। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। देखिए, गुरुत्व बल जो है किसके बीच होता है? तो ये दो द्रव्यमानों के बीच होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दो द्रव्यमानों के बीच। देख लीजिए, समझ लीजिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण जो त्वरण या फिर जी उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल देख लीजिए, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। यह सवाल देख लीजिए। सवाल है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? देखिए, भार बराबर जानते हैं आप कि W बराबर होता है mg। मेरे प्यारे भाई, जो m का मान दिया गया है वो 10 किलोग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे 10, और g का मान होता है 9.8। जब इसको आप पॉइंट को 9.8 को आप 10 से गुणा करेंगे तो ये 98 आएगा। और मेरे प्यारे भाई, भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो डी आंसर आपका इजीली तरीके से हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल जो है वो है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात डैश है। अब इसका आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सवाल क्या है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है। अब देखिए, आप ये बात जानते हो कि जी का जो मात्रक है वो त्वरण के मात्रक के बराबर है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, वो होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, या फिर कहा जाए वेग में परिवर्तन की दर। और जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण का मात्रक होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक होता है, यानी जी का भी मान वही होता है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया है? ना तो इस ऑप्शन में दिया गया है, ना ही इस ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जब इस नीचे बटे वाली चीज़ को आप ऊपर लेकर जाते हो तो ये माइनस में हो जाती है, तो मीटर सेकंड के पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें गलत कौन सा है इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर देखिए जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल सही है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि द्रव्यमान जो है हमेशा नियत होता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। और पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एक गलत दिया गया है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल जी से। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर यम माना जाए, पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस अगर आर माना जाए, तो पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान एम होगा और पृथ्वी पर वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा एफ बराबर होगा वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा। इसको आप समझिएगा, जहाँ पे जी जो है आपका ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जी आपका जो होगा ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। एम जो कैपिटल लेटर का है ये पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, छोटे लेटर का एम जो है ये वस्तु का द्रव्यमान होगा और आर का स्क्वायर यानी ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, आप यहाँ पर अगर मान निकालोगे तो यहाँ पे जो निकलेगा आपका रेडियस वो निकलेगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। जी के मान में परिवर्तन ये आपका जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए समझिए, जी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर जी के केंद्र से आप ऊपर जाओगे तो भी और नीचे आओगे तो भी जी का मान जो है घटेगा, ठीक है। जी का मान अधिकतम या फिर महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और न्यूनतम जो है विषुवत रेखा पर होता है। तो एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान जो है कम हो जाता है और घटाने पर जी का मान जो है बढ़ जाता है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और देखिए, जी का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, ऊंचाई या गहराई के साथ ये परिवर्तित होता रहता है। अगला देख लीजिए, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान रेडियस यानी आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जी का मान जो है न्यूनतम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा, या फिर आपने अभी मेरे प्यारे भाई ऊपर पढ़ा है कि जी का जो मान है विषुवत रेखा पर। तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का या फिर एक व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। पृथ्वी के जो भार हैं वो चंद्रमा पे भार जा करके 1/10 हो जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो 1/6 हो जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो मेरे भाई 60 न्यूटन जो है ये पृथ्वी पर है और अगर आप चंद्रमा पर इसको मापोगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 6 को अगर आप 60 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा और जो भार का मात्रक होता है ये न्यूटन हो जाता है। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। सवाल बिल्कुल वही है, 10 न्यूटन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। अगला देख लीजिए, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसका कितना होगा, तो वो भी 10 किलोग्राम ही होगा। डी आंसर राइट आंसर हो जाए। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं, ना तो आपने पढ़ा भाई और ना ही मैंने पढ़ा था। देखिए सवाल क्या रहा है, फिर से समझो। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। हमसे यहाँ पे द्रव्यमान पूछा गया है, ना कि भार। भार जो होता है ये परिवर्तित होता है। अगर आपका भार पृथ्वी पर कुछ भी है तो चंद्रमा पे जाके वो आपका भार जो है आपके भार का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर या फिर
पृथ्वी की सतह पर कुछ भी है नियत है तो मेरे भाई वो भी आपका चंद्रमा पे जाकर सेम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। हमने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो चंद्रमा पे उस व्यक्ति का द्रव्यमान जो है 60 किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ पे 60 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन। अगला देख लो, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये अपना वजन कैसा महसूस करते हैं? तो बिल्कुल शून्य, यानी बिल्कुल जीरो महसूस करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति में होते हैं, जिससे मैं अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। देखिए, गुरुत्व जी के कारण त्वरण जो होता है ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, Gm/r² होगा। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, आरआरबी जेईई परीक्षा में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m, यानी सूर्य का जो और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो देख लीजिए, सूर्य का द्रव्यमान m, पृथ्वी का द्रव्यमान छोटे लेटर का m और उनके बीच की दूरी r है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य कितना होगा। अब एक बात आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी वृत्त में अपनी रेस कंप्लीट करते हैं तो माना जाएगा कि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये भी आप जानते हैं कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, यानी कि अंतिम स्थिति और जो प्रारंभिक स्थिति है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही वेग या फिर विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ अगर कोई वृत्त है और वृत्त में या फिर अगर कोई घेरे हैं, उसमें अगर आप अपने दौड़ लगा रहे हैं तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर दौड़ के आप यहीं पे आ गए, तो आपके बीच की दूरी शून्य, तो विस्थापन शून्य और विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कैसा होगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार जो है कैसा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, शून्य होगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। देखिए, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान होंगे। द्रव्यमान तो समान होगा लेकिन भार समान नहीं होगा। इसके द्रव्यमान और भार दोनों परिवर्तित होंगे। भार तो परिवर्तित होगा लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता क्योंकि नियत होता है। इसके केवल और केवल भार में परिवर्तन यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। देखिए समझिए, जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो क्या परिवर्तित नहीं होगा या फिर क्या परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए समझिए, भिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, ये बिल्कुल सही है। दोनों अंडे टूट जाएंगे। अब देखिए समझने की कोशिश की, दोनों अंडे टूट जाएंगे ये गलत है, क्योंकि दोनों अंडे नहीं टूटेंगे भाई। जो पक्की फर्श पर वो तो टूट जाएगा, लेकिन जो तकिए पर गिरेगा वो नहीं टूटेगा। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है, यानी बहुत ज़्यादा बल कार्य करता है छोटे समय के लिए, ये भी सही है। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो है कि किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। किसी भी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा,
ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि ध्रुवों पर जो भार है ये सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर भार सबसे कम होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ये किसके कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्व बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्व बल के कारण। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ओके, ये सवाल देख लीजिए। सवाल है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। सवाल फिर से वही आ गया है, रिपीट हो गया है। रिपीट क्या हुआ है, एग्जाम में ही रिपीट हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई, द्रव्यमान पूछा गया तो द्रव्यमान आपका वही हो जाएगा 60 किलोग्राम। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 60 किलोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। अब देखिए, समझिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ध्रुवों पर पिंड का जो भार है भूमध्य रेखा के भार से अधिक होगा। तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। सी आंसर राइट आंसर आपका हो। अगला देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र ये कहाँ स्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के जो लटकाव बिंदु है उसके ठीक नीचे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है तो इसके वजन पैमाना जो है क्या दिखाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसका वजन पैमाना जो है ये ज़्यादा दिखाएगा। अगर लिफ्ट बाई चांस नीचे की ओर जा रही है तो लिफ्ट पैमाना जो है ये कम दिखाएगा, मतलब वजन पैमाना। और अगर लिफ्ट के तार टूट जाएंगे तो वजन पैमाना जो है ये बिल्कुल उसका वजन शून्य दिखाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजन। क्या कहा जाएगा, वजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, इसका आंसर आप बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल सवाल नहीं है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए, नीचे की ओर लगने वाला दाब। एक मिनट। तो देखिए, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो। तो डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, ये गलत है। इसका भार दोगुना हो, जब इस पर केवल और केवल गुरुत्व बल कार्य करे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। समझ लो थोड़ा सा, कोई पिंड मुक्त रूप से गिरकर तब पृथ्वी पर पहुंचेगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जबकि भार किसी वस्तु पर लगने वाला वह गुरुत्व बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अगला देखिए, गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उसे कैपिटल जी और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, स्मॉल वी। और इसका मान जो होता है ये होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अगला देख लीजिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, वही सवाल। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगली जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट मोशन या फिर स्केप वेलोसिटी यानी उपग्रहों की गति या पलायन वेग। इसके जो सवाल हैं उसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहला सवाल कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो है कैसा होता है। और अरबी एनटीपीसी परीक्षा 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है CBT 1 में। देखिए ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो है ये कैसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, फैले हुए वृत्त जैसा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लो थोड़ा सा। देखिए ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो है फैले हुए वृत्त जैसा है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों और उल्का पिंडों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है, सूर्य से जो ग्रह की दूरी का क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना यानी कुल मिलाकर के कार्य कितना होगा। अब मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, मैंने अभी इसके पहले वाली टॉपिक में भी आपको बताया कि अगर विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होगा। और अगर कोई ग्रह जो है वो अपने परिक्रमा कर रहा है, उपग्रह कोई अगर किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहा है तो फिर से वो अपने उसी प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचेगा जहां से उन्होंने अपने कार्य स्टार्ट किए। तो गाइस अगर विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य, तो 0 जूल यानी ए आंसर यानी 0 जूल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। पलायन वेग होता क्या है उसको एक बार समझ लो। पलायन वेग उसे कहते हैं कि अगर आप उस वेग से कोई पिंड अगर आप ऊपर आसमान की ओर फेंकते हो और अगर वो उतने ही वेग से ऊपर चला जाता है तो फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। इस बात को समझिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपने कोई एक पत्थर लिया, उस पत्थर को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो गाइज वो दोबारा कभी आएगा नहीं। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ लीजिए, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस वो कभी नहीं आता। अगर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर गया तो फिर दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अर्थात पृथ्वी तल से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। इस बात को आप समझिए। अगला है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर आप बताइए। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। अब मेरे भाई समझने की आप थोड़ा कोशिश कीजिए। एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ये बिल्कुल सही है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में एक में सूर्य के साथ गोलाकार है, ये नहीं है, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्ष के पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 24 आवर यानी 24 घंटे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। एक बार आप समझ लीजिए,
यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह या फिर भूअस्थायी उपग्रह कहते हैं। और एक भू स्थिर उपग्रह को अपनी कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर 24 घंटे का समय लेता है। इसको आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। कभी कभी ये 35,790 ना दे करके ये 36,000 भी दे देता है। पूछा जाएगा कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर कोई उपग्रह स्थित है या स्थिर है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भू स्थिर उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह या फिर तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। देखिए अगला जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर अगला स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थ के गुण। अब पदार्थ के गुण आपका ये अगला चैप्टर है। इसके सवाल को अब हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहली टॉपिक जो है आपकी वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। मेरे प्यारे भाई इसके सवाल को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ आपको मैं बता दूं, आप सभी के लिए एक रामबाण ई बुक आ रही है। ये ई बुक जो है स्पेशल रेलवे परीक्षा के लिए है। अगर गाइज आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपको अलग से ना तो जीके पढ़ने की ज़रूरत है, ना विज्ञान, और ना ही आपको अलग से गणित पढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लाए गए हैं ये पूरे नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ के अंतर्गत एसआई या कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई या आरआरबी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रामबाण साबित होगी। मेरे भाई अगर आपको ये ई बुक लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और मेरे प्यारे भाई बहुत ही कम दाम में है। दाम इसका कितना है, मात्र 39 रुपये। और ये 39 रुपये की ई बुक जो है ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, जिसमें अलग से केवल अगर आपको पढ़ना है तो रीजनिंग पढ़ना है, बाकी पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस ई बुक में मिल रहा है, जिसमें जीके, साइंस, मैथ पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज प्लस चैप्टर वाइज, और इसके अलावा आपका इमेज और कलरफुल के साथ। तो मेरे प्यारे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर एक बार आप संपर्क यानी कि व्हाट्सअप करके ज़रूर मैसेज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का पहला सवाल आपके सामने। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखिए समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वह यांत्रिक ऊर्जा है जो उस पदार्थ के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर संग्रहित हो जाती है। और इसके सूत्र जो हैं वो हैं U = 1/2 K डेल्टा x स्क्वायर, जहाँ पे K जो है ये पदार्थ का नियतांक है और x जो है ये विकृति का माप है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कर रहा है, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। जब आप एक कॉइल यानी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है ये कैसी होगी? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीजीएस पद्धति में या फिर सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका समझिएगा, सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप जानते हैं कि विकृति जो है इसके ना तो कोई मात्रक होते हैं और ना ही इसका कोई विमा होती है। तो विकृति जो है विमाहीन राशि है और इसकी कोई इकाई भी नहीं होती। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक बार आप समझने की कोशिश करो तो समझ लो, यहाँ पे विकृति जो है कहते किसे हैं, तो विमाओं में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात
को ही विकृति कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बिना भंजन यानी कि बिना तोड़े मरोड़े पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? बिना भंजन यानी कि बिना तोड़े मरोड़े या फिर ब्रेकिंग किए बिना पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है सुघट्यपन्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुघट्यपन्य। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लीजिए थोड़ा सा, यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए लेकिन भार हटाने पर वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में न आए तो इस गुण को सुघट्यपन्य कहते हैं। यदि किसी वस्तु या बॉडी पर भार लगाने पर वह विकृत हो जाए लेकिन जैसे ही भार हटाया जाए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए, पदार्थ या फिर बॉडी का यह गुण उसका जो है ये प्रत्यास्थपन कहलाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थपन गुणांक कितना होता है? जेईई परीक्षा में पूछा गया है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। फिर से समझ लो, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थपन गुणांक जो है कितना होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 या फिर 1.0। देखिए समझिए, प्रत्यास्थ गुणांक जो है इसे ई से डिनोट किया जाता है और यह 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, ई जो है आपका ये अगर 0 है तो ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य कहा जाएगा। अगर वह ई जो है आपका वो अगर 0 से ज़्यादा है और 1 से अगर कम है तो वो वास्तविक अप्रत्यास्थ संघट्य कहा जाएगा, और अगर 1 है तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगली जो टॉपिक है आपकी, ये अगली टॉपिक है पृष्ठ तनाव या फिर केशिकत्व यानी सरफेस टेंशन या फिर कैपिलरिटी। तो यहाँ पे ये सेकंड टॉपिक है। कह क्या रहा है कि सरफेस टेंशन या फिर कैपिलरिटी, इसके सवालों को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सवाल कह क्या रहा है कि एक बॉलेटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक बॉलेटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा केशिका या फिर कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, केशिका या फिर कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए। सवाल जो है आपका ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिए इसको। केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वह क्रिया है जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता या फिर गिरता है, और इसी क्रिया द्वारा ही बॉलेटिंग पेपर स्याही सूखता है। इसका एक अन्य उदाहरण, यदि पानी के गिलास में एक पतली खुली नालिका डाली जाए तो केशिकत्व यानी कि कैपिलरी के कारण ही नाली में पानी का स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है, इसको आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका केशिकत्व के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशिकत्व के कारण। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी में पूछा भी गया है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है तो अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ। अगला सवाल देख लीजिए, द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, द्रव के अंदर के अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होते हैं। द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ को इसके नीचे वाले अणु अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है और उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? सवाल फिर से वही है, राइट आंसर हो जाएगा जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये अगला टॉपिक जो है आपका, ये थर्ड टॉपिक द्रवों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ लिक्विड्स। इसके सवालों को देखते हैं। इसमें जो भी आपके सवाल दिए गए हैं या फिर जो भी
सवाल पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा, उसके सवालों को कंप्लीट करते हैं द्रव के प्रवाह या फ्लो ऑफ लिक्विड्स के। जिसमें पहला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है, इस बात को आप समझिए। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा इसका जो ये हो जाएगा ए आंसर। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है, तो ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक आदर्श तरल पदार्थ जो है ये क्या होता है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ जो है ये कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि एक बांध में जल की गहराई यानी एच है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और टी बांध की मोटाई है, तो बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा। राइट आंसर होगा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि समझिए जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब जो होगा वो होगा P=WH²/2, जो कि आपका इस तरीके से बनेगा। अब इसके ये मतलब है कि आपका P जो है ये समानुपाती H² होगा। ठीक है, अतः जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये केवल और केवल इसमें आपका H ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सवाल पूछा गया है आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से लोहे की कील डूब जाती है जबकि कॉर्क जो है पानी में तैरता रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बारनौली का प्रमेय जो है ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बारनौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, ऊर्जा संरक्षण। समझिए जो बारनौली का प्रमेय है ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये सवाल जो है आपका इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल वाली क्लास में बताया जाए। नेक्स्ट सवाल है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, समझने की कोशिश कीजिए। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वी आंसर, सयनता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए द्रव में घर्षण को सयनता कहा जाता है। सयनता जो है ये तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है सयनता। और सयनता जो है किसी भी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में भी देखा जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी चौथी टॉपिक ये है उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका अगला टॉपिक है ये है आपका बायन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब इसके सवालों को एक बार देखते हैं, जो भी आपका दिया गया है इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ये भी। पहला सवाल आप देखिए, सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है, द्रवों में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। एक बार आप समझ लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके अनुसार कोई वस्तु जो द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई है, इसके ऊपर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसा आपने गाइस देखा होगा, आप मान लीजिए कोई एक गिलास लेते हैं, उस गिलास में आप अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा डालें या फिर मान लीजिए आपने कोई एक ईंट का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा डाला, तो आपने देखा मेरे भाई कि जो आपने पत्थर का टुकड़ा डाला उतना पानी आपका बाहर निकल गया। पानी बाहर निकला कितना, वो पत्थर के टुकड़े के आयतन के बराबर निकलता है। ये होता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। और यही सिद्धांत काम करता है बर्फ़ के टुकड़े पे। जैसे कोई एक ग्लास आपके सामने है, उस ग्लास में पानी भरा है, उस ग्लास में पानी भरे होने के बाद आपने कोई उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला और जब वो बर्फ़ गलेगा तो उसके पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारण ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे उत्प्लावन बल लगता है, इस बल
को उत्क्षेप बल भी या फिर अपथस्ट बल भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं और इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, इसको आप बताइए। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा भाई, कॉल आ गई थी पिताजी की। फिर से समझिए, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे आप जो ऑप्शंस दिए गए थे केपलर, आर्किमिडीज की और कैन रुदरफोर्ड, नील्स बोर, अब इनके जो भी सिद्धांत हैं या फिर इनके जो भी नियम हैं इसको एक बार आप समझिए और उसके बाद इसको हल कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नील्स बोर के कुछ जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत जो है ये नील्स बोर ने प्रस्तुत किया। केपलर जो है इन्होंने सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और जो कैन रुदरफोर्ड हैं इन्होंने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्य। अब देखिए समझिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान अगर ना दिया होता तो सही होता, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाया, उसमें मैंने आपको बताया कि इसका द्रव्यमान नहीं, इसके वॉल्यूम या फिर इसके आयतन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं, ये वॉल्यूम या फिर आयतन होना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। पहला देखिए, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, ये बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, नहीं। अगर उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है तभी वस्तु तैरेगी, तो सी आंसर गलत है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये गलत दिया गया है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावन का केंद्र जो है ये हमेशा कैसा होता है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कैसा होता है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, किस सिद्धांत या फिर नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। किस सिद्धांत या फिर नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, तो वही हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसको एक बार आप देख लीजिए, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है और इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आर्किमिडीज सिद्धांत कहा जाता है। देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो एक बार आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और सरसरी नज़र से एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, तो इस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है ये उत्प्लावन बल कहलाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्लावन बल। जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है किस पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है किस पर आधारित है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखिए जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है कि ऊपरी प्रणोद और भार जो है ये किस में प्रयुक्त होते हैं।
ऊपरी प्रणोद और भार ये किस में प्रयुक्त होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, अगला देखिए, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, तो इसे जो कहा जाता है ये हो जाएगा आपका बॉयंट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉयंट। देखिए बॉयंट फोर्स जो है इसे ही उत्प्लावक बल कहा जाता है। कभी कभी ये ऐसे दे देता है ऑप्शन भाई कि आप घूम जाओ, तो घूमने की कोशिश करेगा बट घूमना मत, है ना। तो ये जो बॉयंट फोर्स है इसे ही कहा जाता है आपका उत्प्लावक बल, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके भाई, नेक्स्ट देखिए, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है ये है उत्क्षेप बल या फिर बॉयंट फोर्स या फिर उत्प्लावक बल, सब कुछ एक ही है। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यदि आप एक ग्लास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आयतन के बराबर पानी पहले ही बाहर निकाल चुकी है, बर्फ की टुकड़ी। तो देखिए जलस्तर जो है पूर्ववत यानी जैसे पहला था वैसे ही अब भी रहेगा। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्राप्त या फिर प्रयुक्त उत्क्षेप जो है कैसा होगा। देखिए हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट अब चल रहा हूँ। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप जो है कैसा होगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु के भार से कम होगा। सी आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी स्थिति भी बनती है, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, इसको आप देख लीजिए। स्थिति 1 क्या कहती है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु जो है द्रव में डूबी जाएगी, और ऐसा तब होता है जब वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। और स्थिति 2 क्या है, यदि वस्तु का भार यानी उसका वेट हटाए गए द्रव के भार यानी उसके वेट के बराबर हो तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबती हुई तैरती रहेगी, और क्योंकि परिणामी बल जो है ये शून्य होगा, डूबी हुई तैरती रहेगी, मतलब डूबी भी रहेगी और तैरती भी रहेगी। ठीक है, और स्थिति 3 क्या कहती है, यदि महत्तम उत्प्लावन बल यानी अधिकतम उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु जो है ये द्रव में तैरेगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो स्थिति 1 से लेके स्थिति 3 तक दिया गया है, ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देख लीजिए, सवाल है आपके सामने कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। देखिए उत्क्षेप बल और भार जो है ये हमेशा उसकी विपरीत यानी अपोजिट साइड में काम करेंगे, तो विपरीत दिशाओं में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्क्षेप या फिर उत्प्लावक बल। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बॉयंट फोर्स, उत्क्षेप या फिर उत्प्लावक बल। तो किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उत्क्षेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आर्किमिडीज सिद्धांत मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला देख लीजिए, सवाल है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है। फिर से बस सवाल वही है, उत्प्लावक बल, सवाल वही रहता है, बस केवल कोई लैंग्वेज चेंज की जाती है बस, और दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अब देखिए अगर आप समझने की कोशिश करो तो देखिए पहला लैक्टोमीटर, ये आपका घनत्व है, ये भी आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये इस पर आधारित नहीं है। जहाजी और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग ये इस पर आधारित है। हाइड्रोमीटर ये भी इस पर आधारित है, लेकिन हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है इस पर आधारित नहीं है। जो हवाई जहाज के पंखे की डिज़ाइनिंग है ये बार्नौली के प्रमेय पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। हवाई जहाज के पंखों की डिज़ाइनिंग किस पर आधारित है, तो बार्नौली के प्रमेय पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहाँ पर देखो समझो तो देखिए, अगर आप देखिए तो जिसमें हाइड्रोमीटर और जो आपका यहाँ पे लैक्टोमीटर है, पनडुब्बी है, ये तीनों, ये जो आपका हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पनडुब्बी, ये तीनों जो है आपकी ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। लेकिन दिया गया ऑप्शन डी ओडोमीटर जो कि दूरी मापता है, ये जो है आपका ये इस पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देख लीजिए अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल कैसा होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु द्वारा लगाया गया जो जल पर उत्क्षेप बल होगा ये क्या होगा आपका, वस्तु के भार के बराबर। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब एक पिंड को किसी तरल से पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये किस नियम से स्पष्ट होता है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है।
तो देखिए उत्प्लावन बल का जो परिमाण है ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, उसके डेंसिटी पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए, उत्प्लावन बल जो है इसका डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका परिमाण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका परिमाण जो है उत्प्लावन बल का परिमाण ये उसके द्रव के घनत्व और उसके आयतन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है आपकी ये है दाब या फिर प्रेशर। इसके सवालों को देखते हैं। यह आपकी अगली टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, दबाव को से मापा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल एवं क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल और क्षेत्रफल। क्योंकि आप जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये इसका मात्रक होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कैसा होगा? यदि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब जो है कैसा होगा? राइट उत्तर हो जाएगा अधिक। दाब कैसा होगा? अधिक होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ लीजिए, किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, जिसे पास्कल यानी कि पीए से भी डिनोट किया जाता है, और इसे पास्कल भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। मेरे प्यारे भाई बल का जो होता है ये क्या होता है? जो मतलब बीमा होता है वो क्या होता है? तो समझिए, इसका जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ml-1t-2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इसमें द्रव्यमान का जो होता है वो किलोग्राम होता है यानी केजी, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का निकलेगा mlt-2, और क्षेत्रफल का निकलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें एल स्क्वायर आपका निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका निकलेगा वो निकलेगा ml-1t-2। इसको आप ध्यान रखिएगा। दबाव को के रूप में परिभाषित किया गया है। दबाव को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसके प्रतिरोध या फिर उसके थर्स्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब या फिर प्रति इकाई क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब या फिर उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा? तो अगर हम बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है कम हो जाएगा। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, तो इसको अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगला देख लीजिए, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है कैसा होगा? जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा जो डाला गया दबाव होगा ये कैसा होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव कैसा होगा? तो ये भी आपका कम हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला सवाल देखिए, अगला है कि किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आएगी या फिर कमी आती है? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, थर्स्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो थर्स्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दाब। क्योंकि गाइस बल बटे क्षेत्रफल जो होता है ये आपका दाब ही होता है, तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, दाब बराबर क्या होता है? तो वही मेरे प्यारे भाई बल बटे क्षेत्रफल, या फिर अगर कहा जाए यहाँ पे तो डी आंसर उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्क्षेप जो है इसे बल भी कहा जाता है। तो सी डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव ये कैसा होता है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाहर की तुलना में अधिक। अगला सवाल देखिए कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो है ये उसकी घनत्व के अनुपातिक होता है, तो इसके डेंसिटी के अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?
दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलोद प्रति एकक क्षेत्रफल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए टॉपिक जो है आपकी वो है डेंसिटी या फिर घनत्व। अगला जो है वो है आपका छठा टॉपिक डेंसिटी या घनत्व। इसके सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, पानी का घनत्व क्या होता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? पानी का घनत्व जो है क्या होता है, बताइए। देखिए घनत्व को आप क्या कहते हैं? आयतन। आयतन में मापा जाता है। मात्रक इसका मीटर क्यूब होता है ना, इसको आप जानते ही हैं। तो मेरे प्यारे भाई पानी का घनत्व जो होता है ये क्या होता है? 1000 किलो प्रति घन मीटर। राइट क्या होगा? 1000 किलो प्रति घन मीटर। ये आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर होता है और जल, जिसे आप H2O भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, जो इस ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो 55 से 78% के बीच होती है, मतलब 55 से 78 के बीच होती है लगभग। मॉस प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मतलब कहने का समझिए, मॉस प्रति यूनिट वॉल्यूम मतलब ये है आपका द्रव्यमान बटे आयतन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है, उसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को आप किलोग्राम से डिनोट करते हैं और आयतन को आप मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, घनत्व। तो मॉस प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व में होता है। तो देखिए शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है। सही आंसर हो जाएगा से कम होता है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, कम होता है। एलपी में पूछा गया है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, निम्न घनत्व के कारण। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण। अगला देख लीजिए, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व कैसा होता है? तो मेरे प्यारे भाई बर्फ जो है पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है ये होता है पानी से कम। तो बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, पानी से कम होता है। अगला देखिए, एक पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो ए आंसर घनत्व कहा जाएगा, उसको डेंसिटी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ये आपका जो है ये सवाल ये मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है मेरे भाई। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल, तो जो भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है वो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, मैं उसकी अलग से क्लास लूँगा, ठीक है मेरे भाई। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से क्लास ले रहा हूँ या स्पीड से क्लास ले रहा हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, आपके पास माध्यम है। इसके अलावा गाइस मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा तो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होती जा रही है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो बहुत कम टाइम हमारे पास भी है, अभी बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करने बाकी हैं, इस वजह से थोड़ा जल्दी करवाना होगा। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। ये भी मैंने स्किप कर रखा है क्योंकि गाइस ये आपका न्यूमेरिकल वाला सवाल है। अगली जो टॉपिक है वो है आपकी काइनेटिक थ्योरी यानी अणुगतिक सिद्धांत। इसके सवालों को देखते हैं। ये आपकी जो है ये 7वीं टॉपिक है, इसको देखिए। ये अणुगतिक सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ये अपनी अगली टॉपिक है। इसके सवाल, पहला सवाल, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये किसमें होती है? तो ए आंसर राइट हो जाएगा, गैसों में। गैस में जो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी ये किसमें होगी? गैस में होगी। ए आंसर राइट होगा, समझ लीजिए। देखिए अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? गैस में अंतराणुक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है और गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। फलतः ये स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में होगी। ए आंसर राइट होगा। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, ठोस। ठोस करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए,
गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला, देखिए सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है गैसों में, ठीक है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ जाता है, अंश उसका नहीं बढ़ता। वितरण व्यापक हो जाता है, ये भी सही है। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना तापमान के नीचे रहता है, ये भी आपका सही है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गैस अणुगतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या, तो जब इसका जो अणु की गतिज ऊर्जा है ये भी शून्य होगी। सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा में ये आपका सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला जो है वो है ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। द्रव की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कैसी होगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर जो है ये घटेगी। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, घटेगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के साथ कैसा होगा। तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कि गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान कैसा होगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान जो है परिवर्तित नहीं होंगे। डी आंसर राइट हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा। देखिए जो अगली टॉपिक है आपकी या फिर अगला चैप्टर है वो है आपका ऊष्मा या फिर हीट। अब इसके सवालों को देखेंगे, जिसमें पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो है ताप तथा तापमापन यानी टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके सवालों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करो ताकि आपके मित्र को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करो गाइस, ताकि अंदर से मुझे भी कुछ ऊर्जा मिल पाए और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँ। तो गाइस ये हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो बिना लाइक किए जाना नहीं है। और इसके अलावा आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास आ रही है जो कि है एक जीके सुपर फास्ट क्लास, ठीक है, जिसमें अब तक जो भी आरआरबी द्वारा एग्जाम्स हुआ है उसमें अब तक जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें आपका मैं पहले कंप्लीट करूंगा इतिहास, फिर आपका होगा भूगोल, फिर आपका राज्य व्यवस्था, मतलब जो भी आपका टॉपिक है पूरा टॉपिक 700 800 क्वेश्चन है एक टॉपिक में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसको आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो जीके की भी चिंता आपको नहीं करना है, वो भी आपको बेहतरीन मिलेगा। बाकी मेरे प्यारे भाई अगर आप अपने इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत इससे फ़ायदा भी मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज की जो क्लास है ये कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। और जो अगली टॉपिक है आपकी ये है ऊष्मा या फिर हीट। अब इसके सवालों को देखेंगे।